हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारा अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण चल रहा है। आज इसका हम 4th पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो क्लास में हम उन लक्षणों के बारे में पढ़ रहे थे जिन लक्षणों को आधार मानकर आर्च विटेकर ने पृथ्वी के समस्त जीवों को 5 अलग अलग जगतों में वर्गीकृत किया था। ठीक है, जिसमें से हम 3 लक्षण पढ़ चुके थे। हमारा पहला लक्षण था कोशिका संरचना। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर। कोशिका हमारी 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका पुरानी किस्म की होती है जिसका इसमें केंद्रक कला नहीं होती है। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो हमारे आज की कोशिका होती है, इसमें केंद्रक कला पाई जाती है। दूसरा लक्षण था हमारा शरीर की संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर। इसमें एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका के संख्याओं के आधार पर जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। तीसरा हमारा था पोषण विधि। ठीक है, तीसरा लक्षण था हमारा पोषण विधि। पोषण विधि के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी होते हैं, दूसरे परपोषी होते हैं। स्वपोषी जीव वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हमारे सभी पादप। ठीक है, जितने भी पादप हैं वो क्या हैं, स्वपोषी हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं और कीटभक्षी भी होते हैं। इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परपोषी। परपोषी कौन होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं। ठीक है, जितने भी स्वपोषी होते हैं उन्हें पादप जगत में रखा गया है। स्वपोषी कौन होते हैं, सारे पादप होते हैं, इसलिए उन्हें पादप जगत में रखा गया है। जंतु क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। तो आज की वीडियो क्लास में हम उसी के आगे पोषण विधि की हेडिंग को आगे बढ़ाते हुए ही परपोषी जीव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो जंतु हैं वो अपने भोजन को जंतु अपने भोजन को ठोस पदार्थ में चबा चबा कर खाते हैं। ठीक, ये समपोषी अंतःग्राही होते हैं। ठीक है, समपोषी जीव कौन होते हैं, वे जीव जो अपने भोजन को ठोस पदार्थ में चबा चबा कर खाते हैं। ठीक है, अगर हम पोषण के आधार पर देखें, ठीक है, अगर हम पोषण के आधार पर देखें तो जो जंतु हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक, पहले यहाँ लिख लेंगे जंतु अपने भोजन को ठोस पदार्थ में चबा चबा कर खाते हैं। ये समपोषी होलोजोइक होते हैं या अंतःग्राही होते हैं। ठीक है, पोषण के आधार पर जंतु निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले जो जीव होते हैं, पहले शाकाहारी, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, हर्बीवोरस। ठीक है, ऐसे जंतु जो हरे पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, यानी जो पादपों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ऐसे जीव जो हरे पौधों को भोजन के रूप में खाते हैं।
ठीक है, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय भैंस, जैसे खरगोश, गाय, बकरी। ठीक है, ये सारे जीव क्या हैं, शाकाहारी हैं। ये हरे पौधों को भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, और किसी को ये नहीं खाते। ठीक, सिर्फ हरे पौधों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक, मांसाहारी, मांसाहारी। ठीक, कार्निवोरस, कार्निवोरस। ठीक, ऐसे जीव, ठीक है, ऐसे जीव जो केवल मांस खाते हैं, दूसरे जीवों का केवल मांस खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं। ऐसे जीव जो केवल दूसरे जीवों का मांस भोजन के रूप में खाते हैं, मांसाहारी जीव कहलाते हैं। जैसे चीता, शेर आदि, भेड़िया। ठीक है, बहुत सारे जीव हैं जो दूसरे जीवों का मांस, सिर्फ मांस खाते हैं। वो हरे पौधे या और कुछ नहीं खाते, सिर्फ वो दूसरे जीवों को मांस खाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, मांसाहारी जीव कहते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा है सर्वाहारी। तीसरा हमारा है सर्वाहारी, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। ठीक, ओमनीवोरस सर्वाहारी जो मांस भी खाते हैं और हरे पौधों को भी खाते हैं। ठीक है, जो दोनों जो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी, सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे ऐसे जीव जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी जीव। जैसे मनुष्य। ठीक है, मनुष्य क्या कहते हैं, वो सर्वाहारी है। वो ठीक है, शाकाहारी में जैसे सब्जियां हो गई, हरे पालक, गोभी। ठीक है, ये सब क्या है, पौधे ही हैं। ठीक, और मांस भी खाते हैं, तो ये सब क्या है, ये मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है। ठीक, चौथे प्रकार के होते हैं परजीवी, पैरासाइट, परजीवी, पैरासाइट। ठीक है, जो दूसरे जीवों से, जो किसी जीव के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है, जो भोजन के लिए किसी जीव के ऊपर निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परजीवी। ठीक है, ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, परजीवी दो प्रकार के होते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। ठीक है, जंतुओं में जो परजीवी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी
एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, ठीक है। जो जीवों के बाह्य शरीर में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाह्य परजीवी, जैसे जुआ, खटमल, ठीक है, ये क्या है, सब बाह्य परजीवी हैं। और जो जीव के अंदर, शरीर के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम अंतः परजीवी कहते हैं, ठीक है। ये शरीर के बाह्य भाग में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे जुआ, खटमल, ठीक। जुआ और खटमल क्या हैं, एक प्रकार के परजीवी हैं। ये अपने भोजन के लिए, ठीक है, दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। जैसे जो जुआ है वो क्या है, मनुष्य का परजीवी है, मनुष्य के बालों में रहता है और वहाँ से अपने भोजन को प्राप्त करता है। ये मनुष्य के शरीर के अंदर तो नहीं रहता, सर में रहता है, बाह्य, ठीक है, इसलिए ये बाह्य परजीवी है, ठीक। अंतः परजीवी दूसरा है अंतः परजीवी, अंतः परजीवी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडोपैरासाइट, पैरासाइट, ठीक है। ये शरीर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे स्कैरिस, इसकी संरचना केंचुए की तरह ही होती है, पर ये केंचुआ नहीं होता, ठीक है। ये मनुष्य के आंतों में पाया जाता है और ये खून को चूसता है, तो ये मनुष्य का अंतः परजीवी है। दूसरा हमारा है जीवाणु, ठीक है, ठीक। तो पोषण के आधार पर निम्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, शाकाहारी जो सिर्फ हरे पौधों को खाते हैं, मांसाहारी जो सिर्फ दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, सर्वाहारी जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, परजीवी जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। चौथा लक्षण है हमारा जीवन की दशा, लाइफ स्टाइल, ठीक। जीवन शैली के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। कुछ ऐसे जीव होते हैं पृथ्वी पर, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो उत्पादक का कार्य करते हैं, ठीक है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और पृथ्वी पर उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। जितने भी हरे पौधे हैं, ठीक है, जितने भी हरे पौधे हैं वो क्या है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो हरे पौधे क्या करते हैं, उत्पादक का कार्य करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, ठीक है। तो पृथ्वी पे जो उत्पादक का कार्य करते हैं वो कौन करते हैं, हरे पौधे, ठीक है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कार्बनिक पदार्थों का, ठीक, और मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो जो जीव, तो सबसे इसमें पहला क्या, उत्पादक। अगर हम उत्पादक प्रोड्यूसर, ठीक है। उत्पादक के रूप में कौन है, उत्पादक के रूप में कौन कार्य करते हैं, हरे पौधे, ठीक है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें लिखेंगे कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और
उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। पृथ्वी पर उत्पादक के रूप में हरे पौधे हैं। ठीक। क्योंकि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इन्हीं का उपभोग करके पृथ्वी के समस्त जीव जीवित रहते हैं। क्योंकि हरे पौधे ना हो तो पृथ्वी पर उत्पादक के रूप में कोई ना होगा। ठीक। क्योंकि हरे पौधे ही पृथ्वी पर उपस्थित समस्त परपोषी जीव का भरण पोषण करते हैं। उत्पादक के बाद वे आते हैं जो इन्हें खाते हैं। ठीक है। उत्पादक के बाद वे जीव आते हैं जो इन्हें खाते हैं। ठीक है। इन्हें कंज्यूम करते हैं अर्थात उपभोक्ता। ठीक है। उत्पादक के रूप में कौन हो गया? हरे पौधे। जो इन्हें खाएंगे, ठीक है, जो जीव इन्हें खाएंगे वो क्या होंगे? उपभोक्ता। ठीक है। उत्पादक हो गया। अब क्या, जो इनको खाएंगे वो क्या हो गया? उपभोक्ता। उपभोक्ता, कंज्यूमर। कंज्यूमर। उत्पादक वे होते हैं जो, ठीक है, उत्पादन का कार्य करते हैं। जैसे हमारे हरे पौधे, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन करते हैं। ये पृथ्वी पर उत्पादक का कार्य करते हैं। ठीक है। अब इन्हें जो खाएगा, हरे पौधों को जो खाएगा वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर, उपभोक्ता। ठीक है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये परपोषी होते हैं और भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। ठीक है। उत्पादक उपभोक्ता में ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये परपोषी होते हैं। ये परपोषी होते हैं। ठीक। और भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। ठीक। उपभोक्ता हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। उपभोक्ता हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक। ऐसे जीव जो सिर्फ हरे पौधे को खाते हैं, ये मांस नहीं खाते। ठीक है। ऐसे जीव जो सिर्फ हरे पौधों को खाते हैं। ठीक। ये मांस नहीं खाते, ये मांस नहीं खाते हैं। ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता हम किसे कहते हैं? जो सिर्फ हरे पौधे को खाते हैं। जैसे हमारे मतलब जितने भी हमारे शाकाहारी जीव हैं वो क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ठीक। वो डायरेक्ट हरे पौधों को खाते हैं। ठीक है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, जैसे खरगोश,
गाय, बकरी। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ये डायरेक्ट हरे पौधों को यानी डायरेक्ट उत्पादक को खाते हैं, ये मांस बिल्कुल भी नहीं खाते। तो प्राथमिक उपभोक्ता हमारे क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी जीव होते हैं। दूसरा हमारा है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक, द्वितीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक, तो इसमें लिखेंगे ऐसे जीव जो भोजन के रूप में प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक है, ठीक, ऐसे जीव जंतु जो भोजन के रूप में प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक है, जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर है उनको खाते हैं, जैसे हमारी बिल्ली हो गई, सांप हो गया। ठीक, जैसे बिल्ली, सांप। ठीक है, तो जो हमारा द्वितीयक उपभोक्ता है वो मांसाहारी, जो हमारे मांसाहारी जीव हैं वो क्या होते हैं? वो द्वितीयक उपभोक्ता हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव, द्वितीयक उपभोक्ता जितने भी हमारे मांसाहारी जीव हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, वे उन्हें खाते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता यानी जो हमारे मांसाहारी जीव है वो किन्हें खाते हैं? जो हमारे शाकाहारी जीव हैं। और शाकाहारी जीव कौन होते हैं? हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक, तीसरा हमारा है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता टेररी कंज्यूमर। ट्रेसरी कंज्यूमर। ठीक, ऐसे जीव, ठीक है, ऐसे जीव जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, या ये हम कहें तृतीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक, इसमें लिखेंगे ऐसे जीव जंतु जो भोजन के रूप में प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक, जैसे मनुष्य, शेर, बाघ। ठीक, तो जो हमारे तृतीयक उपभोक्ता हैं वो क्या होते हैं? वो सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता को भी खाते हैं। तो ये हमारे क्या हैं? सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, जैसे हो गया मनुष्य हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया। ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उन्हें भी खाते हैं, और ये जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं उन्हें भी खाते हैं। ठीक है, तो तृतीयक उपभोक्ता हमारे कौन होते हैं? जो सर्वाहारी होते हैं। ठीक, इसमें हमारे जीवन शैली के आधार पर एक प्रकार के जीव और आते हैं जिन्हें हम अपघटक कहते हैं। ठीक है,
इन सब के बाद एक और प्रकार के जीव आते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अपघटक, डीकम्पोजर। ठीक है, अपघटक, डीकम्पोजर। अपघटक ऐसे जीव होते हैं जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, लिखेंगे अपघटक। अपघटक ऐसे जीव होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, अर्थात ये मृत जो जीव मर जाते हैं उनसे, जो सड़े गले पदार्थ हैं उनसे, ठीक है, उनका विघटन करते हैं। ठीक, और कार्बनिक पदार्थ को तोड़कर अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। ठीक, अगर ये ना हो, ठीक है, कौन ना हो, अपघटक, जो हमारे अगर अपघटक ना हो तो हमारा जो चक्र है वो पूरा नहीं होता। ठीक है, ये जीव कौन से होते हैं, ये जीव जीवाणु हैं, कवक हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये कार्बनिक को पदार्थ को तोड़कर अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं और उसके बाद ये बदलने के बाद ये किस में मिला देते हैं, मिट्टी में, जहाँ से हरे पौधे मृदा से फिर इन्हें अवशोषित करके, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। ठीक, अपघटक का कार्य क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदलकर मृदा में मिला देते हैं, जहाँ से हरे पौधे इन्हें अवशोषित करके, मृदा से अवशोषित करके फिर से कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। ठीक, अब हमारा जो पांचवा लक्षण है, जाति वृत्ति। जाति वृत्ति संबंध, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जाति वृत्ति संबंध, पांचवा लक्षण है हमारा जाति वृत्ति संबंध। पांचवा हमारा क्या है, जाति वृत्ति संबंध यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, किसी जीव का विकासी इतिहास उसकी जाति वृत्तीयता कहलाती है। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों वर्षों पूर्व एक सरलतम जीव की उत्पत्ति हुई। ठीक, परिवर्तित वातावरण तथा परिस्थितियों के कारण इन सरलतम जीवों में परिवर्तन हुए तथा नए जटिल जातियों का विकास हुआ। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे जाति वृत्ति संबंध में किसी जीव का विकासीय इतिहास उसकी जाति वृत्तीयता कहलाती है। ठीक है, जाति वृत्ति संबंध विकास को दर्शाता है। जैसे माना जाता है कि सर्वप्रथम पृथ्वी पर विषाणु उत्पन्न हुए। ठीक, सबसे पहले कौन विषाणु उत्पन्न हुए होंगे, विषाणु उत्पन्न हुए होंगे, क्योंकि विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी होती है। अगर ये किसी कोशिका में है, ठीक है, अगर ये किसी कोशिका में है तो ये सजीव हैं, और अगर ये किसी कोशिका के बाहर है तो ये निर्जीव हैं। ठीक, विषाणु एकदम सरलतम जीव हैं, तो सरलतम जीव में कुछ परिवर्तन हुए होंगे। ठीक है, जिससे ये जटिल जीवों का निर्माण हुआ होगा। ठीक, तो जो हमारे विषाणु हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के वाले होते हैं,
तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कुछ परिवर्तन हुए होंगे जिससे यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ। आपको समझ में आ गया। तो जातिवृत्तीय संबंध क्या है? जातिवृत्तीय संबंध विकास को दर्शाता है। सबसे पहले सर्वप्रथम पृथ्वी पर सरल जीव उत्पन्न हुए होंगे, जैसे विषाणु। ठीक है, विषाणु क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। अगर ये कोशिका के अंदर है तो ये सजीव है, अगर ये कोशिका के बाहर है तो निर्जीव है। विषाणु हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही कुछ परिवर्तन हुए होंगे। ठीक है, वातावरण में कुछ परिवर्तन हुए होंगे जिससे प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये हमारा जातिवृत्तीय संबंध। हमने कितने लक्षण पढ़े? 5 लक्षण पढ़े, जिन्हें आधार बनाकर आर.एच. विटेकर ने समस्त पृथ्वी के जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया। ठीक है, ठीक। अगर हम इसी में देखें, अगर हम जातिवृत्ति में, ये तो हमने जंतु के बारे में बताया, विषाणु क्या है? एक जंतु। अगर हम यही पादप में देखें तो सबसे पहले शैवाल। ठीक है, शैवाल उत्पन्न हुए होंगे। इनमें जड़ तना पत्ती नहीं होता, ये केवल हरित लवक पाया जाता है। इनमें केवल हरित लवक पाया जाता है। शैवाल के बाद ब्रायोफाइट्स। ठीक है, इनके पास पत्ती जैसी संरचना होती है पर जड़ तना का अभाव होता है और पुष्प भी नहीं निकलते। ब्रायोफाइट्स के बाद ट्राइडोफाइट्स उत्पन्न हुए होंगे। इनमें कुछ विकास देखा गया है। इसमें जड़ तना पत्ती होती है पर पुष्प और बीज नहीं होता। इसके बाद हमारे जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, इनमें सब कुछ पूर्ण रूप से पाया जाता है। ये पूर्ण रूप से विकसित होते थे। इनमें पौधों में पुष्प का पर अभाव था। इनमें सब कुछ पूर्ण रूप से विकसित है पर पुष्प नहीं उत्पन्न होते थे। और लास्ट में हमारा एंजियोस्पर्म आता है। इसमें सब कुछ पाया जाता है, जड़ तना पत्ती और पुष्प भी। तो ये हमारे पादप के विकास को दर्शाता है। ठीक है, और जातिवृत्ति के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं कि सरल जीव से जटिल जीव का निर्माण हुआ होगा। तो ये आपके 5 लक्षण 5 जगत प्रणाली की वर्गीकरण प्रणाली के पूरे हुए, जिसे आधार मानकर आर.एच. विटेकर ने पृथ्वी के समस्त जीवों को 5 अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया। ठीक है, अब हम एक चार्ट देखेंगे। ठीक है, छोटा सा चार्ट देख लेते हैं कि किस प्रकार उन्होंने समस्त जीवों को वर्गीकृत किया। अब हम एक चार्ट द्वारा इन लक्षणों को आधार मानकर किस प्रकार आर.एच. विटेकर ने जीवों को वर्गीकृत किया उसे देख लेते हैं, तब हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा। हमारे 5 जगत कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ठीक, ये हमारे 5 जगत हो गए। सबसे पहले जो विटेकर जी ने लक्षण लिया था, क्या लिया था? कोशिका संरचना। हम सबसे पहले कोशिका संरचना में देखेंगे। तो कोशिका संरचना में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव होते हैं। तो जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक जीव थे उनको किस में रखा गया? जगत मोनेरा में। प्रोकैरियोटिक जितने भी जो प्रोकैरियोटिक जीव थे उन्हें किस जगत में रखा गया? मोनेरा जगत में। उसके बाद फिर यूकैरियोटिक और ये भी यूकैरियोटिक, जंतु भी यूकैरियोटिक। ठीक, अब जब प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोटिक जीव हैं, कवक में भी यूकैरियोटिक जीव रखे गए, पादप में भी, तो इन्हें अलग अलग वर्गों में रखने की क्या ज़रूरत थी? हम एक ही वर्ग में भी रख देते, लेकिन नहीं। फिर उन्होंने, क्योंकि सारे जीव क्या है? अलग अलग है, फिर उन्होंने दूसरा लक्षण लिखा, शरीर की रचना। जो शरीर का संगठन है, शरीर की संरचना, यानी उनके बॉडी स्ट्रक्चर देखा। वे बॉडी स्ट्रक्चर
शरीर की संरचना के आधार पर जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते थे। तो जो एक कोशिकीय जीव थे, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव, ठीक है, उनको किस में रखा? प्रोटिस्टा में। एक कोशिकीय, ये बहुकोशिकीय, ठीक, ये भी बहुकोशिकीय, और ये भी बहुकोशिकीय, ठीक। तो जब ये भी बहुकोशिकीय हैं, ये भी बहुकोशिकीय, ये भी बहुकोशिकीय हैं, तब इनको अलग अलग जगत में रखने की क्या ज़रूरत थी? एक ही जगत में रख देना चाहिए था, लेकिन नहीं। फिर आर.एच. विटेकर ने तीसरा लक्षण देखा, पोषण विधि, कि इनमें जो भोजन ग्रहण करने का तरीका है, ठीक है, वो किस प्रकार, मतलब इनमें जो भोजन का जो बनाने का वो किस प्रकार का पोषण विधि पाई जाती है, ठीक है। तो जो हमारे कवक होते हैं वो परपोषी होते हैं, पादप हमारे स्वपोषी होते हैं, और हमारे ये जंतु हमारे परपोषी होते हैं। तो जब कवक और परपोषी यूकैरियोटिक भी हैं, ये भी यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय हैं, ये भी बहुकोशिकीय हैं, परपोषी हैं और ये भी परपोषी हैं, तो इन्हें अलग अलग जगतों में रखने की क्या ज़रूरत थी? नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने ये देखा कि इनका जो भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या है। तो ये परपोषी हैं, पर ये भोजन को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं, ठीक है। और पर ये जो जंतु क्या करते हैं? वो अंतःग्रहण, वो बाहर से भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं, बाहर से भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। और कौन से में? ठोस। ये भोजन को अवशोषित करते हैं और ये भोजन को ठोस रूप में चबा चबा कर खाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक चार्ट हो गया, ठीक। जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव थे उनको किस में रखा गया? मोनेरा जगत में। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय वाले जीव को किस में रखा गया? प्रोटिस्टा जगत में। जितने भी हमारे यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय परपोषी और जो भोजन को अवशोषित करते हैं उन्हें किस में रखा गया? कवक में। पादप में यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय स्वपोषी, ठीक है। जितने भी ये लक्षण वाले जीव उनको किस में रखा गया? पादप में। यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय परपोषी और जो भोजन को ठोस रूप में खाते हैं, अंतःग्रहण करते हैं, उन्हें किस में रखा गया? जंतु जगत में, ठीक है। एक और हम छोटा सा चार्ट देख लेते हैं तो शायद आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे जो पहला जो लक्षण लिया किसमें? कोशिकीय संरचना लिया। आर.एच. विटेकर ने 3 लक्षणों को मुख्य आधार माना, कोशिकीय संरचना, शारीरिक संगठन और पोषण विधि। इनको उन्होंने मुख्य आधार मानकर जीवों का वर्गीकरण। तो कोशिकीय संरचना में 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जिनमें पाए जाते हैं उन्हें किस में रखा गया? मोनेरा जगत में, मोनेरा जगत, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जीव को किस में रखा गया? मोनेरा जगत में, ठीक है। यूकैरियोटिक जीव, फिर उन्होंने दूसरा लक्षण देखा, शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन, ठीक है। इसमें जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। तो जितने भी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव थे उनको किस में, कौन सी जगत में रखा गया? प्रोटिस्टा जगत में, प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। जितने भी यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय थे उन्हें किस में रखा गया? प्रोटिस्टा जगत में। जितने सारे बहुकोशिकीय थे, फिर उन्होंने तीसरा लक्षण देखा उसमें पोषण विधि, कि उसमें किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है। तो पोषण विधि के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी, ठीक है। तो स्वपोषी कौन होते हैं? जितने भी हमारे पादप, तो उन्हें किस में रखा गया? पादप जगत में। वह स्वपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं। तो जितने भी स्वपोषी थे उन्हें किस में रखा गया? पादप जगत में।
तो जो यूकैरियोटिक बहुकोषीय और स्वपोषी जीव थे उन्हें किसमें रखा गया? पादप जगत में। ठीक है। फिर जितने भी परपोषी जीव थे, फिर पोषण विधि में उन्होंने देखा कि पोषण विधि का तरीका क्या है उनका, पोषण विधि का तरीका। ठीक है। तो पोषण विधि के तरीके में 2 प्रकार का मिला उन्हें। अवशोषित, एक वे जीव जो भोजन को अवशोषित करते हैं, और दूसरा वे जीव जो भोजन को अंतःग्रहण करते हैं, यानी भोजन को ठोस रूप में लेते हैं। तो जितने भी भोजन को अवशोषित करते हैं उन्हें कौन से जगत में रखा गया? कवक। ठीक है। और जितने भी भोजन को अंतःग्रहण करते हैं तो उन्हें किस जगत में रखा गया? जंतु। विटेकर जी ने 3 लक्षणों को मुख्य आधार मानकर सारे पृथ्वी के समस्त जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया। पहला उन्होंने सबसे लिया, उन्होंने 5 लक्षण दिए, लेकिन 3 लक्षणों को उन्होंने मुख्य आधार बनाया। पहला उन्होंने कोशिकीय संरचना के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव थे उनको किस में रखा? उन्होंने मुनेरा जगत में। ठीक है। फिर जितने भी समस्त जो यूकैरियोटिक जीव थे, फिर उन्होंने दूसरा लक्षण देखा कि शारीरिक संगठन, उनका जो शारीरिक संगठन है वो किस प्रकार का है। तो शारीरिक संगठन के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो जितने भी एक कोशिकीय जीव थे, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव थे, उनको किस में रखा गया? प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है। ठीक, जितने भी एक कोशिकीय जीव उनको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। बाकी जो बचे बहुकोशिकीय जीव, फिर उनमें उन्होंने अगला लक्षण देखा कि तीसरा लक्षण उन्होंने देखा पोषण विधि, कि इनमें पोषण विधि किस प्रकार की होती है। तो पोषण विधि के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। तो जितने भी स्वपोषी जीव थे जो अपना भोजन स्वयं बनाते थे, जो यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय और स्वपोषी जीव थे, उनको किस जगत में रखा गया? पादप जगत में रखा गया। ठीक है। परपोषी जीवों में उन्होंने फिर से देखा कि उनकी पोषण विधि का तरीका क्या है। ठीक है। तो पोषण विधि के तरीके में जीव 2 प्रकार के, एक वे जो भोजन को अवशोषित करते हैं और दूसरा जो भोजन को अंतःग्रहण करते हैं। ठीक। तो जितने भी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय परपोषी और जो भोजन को अवशोषित करते हैं उनको किस में रखा गया? कवक जगत में। उनको किस में रखा गया? कवक जगत में। और जितने भी अंतःग्रहण जो भोजन को ठोस रूप में लेते हैं उनको किस में रखा गया? जंतु जगत में। ठीक है। तो अब आपको ये चार्ट अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार विटेकर जी ने समस्त जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया। अब हम इन्हीं 5 जगतों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। अब इन्हीं जगतों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अगर आपको कोई भी हेडिंग, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।